शुरू ज़माने में वीज़े की शराइत इतनी सख्त ना हुआ करती थी। इंडिया और पाकिस्तान से बआसानी बरतानिया का वीज़ा हासिल हो जाता था। पाकिस्तान को वजूद में आए एक अशरा हुआ होगा जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे जेठ को बरतानिया की शोहरत मिल गई थी और वो यहाँ बिजनेस करते थे। उन्हीं की कोशिशों से मेरे खावंद और उनके चचाजाद अमीन को, जो मेरे शौहर के दोस्त और हम उम्र भी थे, बरतानिया का वीज़ा मिल गया और वो अपने बड़े भाई फ़हीम के साथ बतौर बिजनेस पार नफर क़याम पजीर होने को लंदन पहुँचे। मेरे बेटे का बिजनेस छा जा रहा था और वो दौलत कमाने में लगे हुए थे। अमान को जब रकम की ज़रूरत होती वो दे देते कि छोटा भाई है, यहाँ घूम फिर ले और खुश रहे। मेरे जैसे बहुत सीधे साधे और मेहनतकश आदमी थे, मगर मेरे जीवन साथी और देवर अमान कुछ रंगीन मिजाज थे। सोने पर सुहागा अमीन, जो गैर शादीशुदा थे, वो कुछ और ज़्यादा वही शौकीन मिजाज थे। एक रोज़ उनकी मुलाकात अपने एक क्लास फेलो मंसूर से हो गई, वो भी गैर शादीशुदा था। यूं तीनों की बैठकें होने लगीं। एक रोज़ मंसूर ने अमीन को बताया, या लंदन में एक जगह इंडिया की एक मशहूर मुगनिया रहती है जिसके घर विल बंतली का बड़ा आला एहतमाम होता है। अगर तुमको बोरियत महसूस हो तो बताना। इंग्लैंड में मशरकी गायकी सुनने को मिले और क्लासिकी रक्स की झनकारें हों तो क्यों लुत्फ ना आएगा। ये सोचकर मेरा दियोर अमान और कजिन अमीन दोनों अपने दोस्त के हमरा इस जगह पहुंचे जहां सरवर जान की महफिल भी हुई थी। दरअसल उन नौजवानों को अपने वतन में फिल्में देखने का बहुत शौक रहा था, ख़ास तौर पर ऐसी फिल्में जिनमें रक्स हो अलिफ करते थे। जब ये सरवर जान के खूबसूरत घर में गए, वहाँ महफिल भी हुई थी। इस कमरे को बतौर ख़ास हसन ज़ौक़ से संवार गया था। चांदनी बिछी थी और खुशहाल दरकमियस लोग बैठे थे। ये भी उनकी सफ़ में बैठ गए। ज़रूरत पर मैं महफिल उरूज पर आ गई। इस मुगना की आवाज़ थी कि जलता हुआ शूला। पाउंस की इसके कदमों में बारिश सी हो रही थी। ये भी सुनते और सर धुनते रहे और बेखुदी में नोट उसके आगे रखते रहे। यहाँ चदो बाज़ौक़ ही आते थे। तकरीबन 3 घंटे बाद महफिल बर्खास्त हो गई। एक एक दो दो करके सब गाना सुनने के शौकीन चल गए, मगर अमीन और अमान अपनी जगह बैठे रहे जैसे किसी ने सहर करके उनको मुंजमद कर दिया हो। ऐसी भी विजिट का ये उनका पहला मौका था। इनको वहाँ के आदाब महफिल का भी पता नहीं था। चाहते थे कि मुगना से ज़बानी इसके मन की तारीफ करें। आखिर वही इनके पास आए। अमान को कुछ ना सूझा तो बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं। इस बेनांगे अंदाज पर वो मुस्करा दी और कहने लगी, ये लगता है अब यहाँ पहली मर्तबा आए हैं। उन्होंने एक ज़बानी होकर जवाब दिया, जी हाँ, अब तो वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। सरवर जान ने कहा, आप लोग कल सुबह 9 बजे आ जाता। मेरे पास वक्त होगा, अब से बातचीत हो जाएगी। अगले दिन सुबह 9 बजे ये उसके घर पहुंच गए। सुबह के वक्त इसको बगैर मेकअप के देखते ही पता चल गया कि वो ना इस कदर खूबसूरत है और ना ही कम उम्र जैसी रात को नजर आ रही थी। उनका दिल बुझ गया। आप बहुत खूबसूरत हैं, उन्होंने कल रात इससे कहा था और आज इसका जवाब मिल गया था। वो कह रही थी, देख लिया आपने कि मैं आम शक्ल व सूरत की हूँ। आपको खबर है कि मेरी उम्र क्या है? यही कोई 35 के करीब होगी। फिर पूछने लगी, अच्छा ये बताओ, रात तुम लोगों ने गाना सुनते हुए कितने पैसे दिए थे? तकरीबन 1000 पाकिस्तानी रुपए के लगभग। वो कहने लगी, ये लो अपी तीर कुम, मैं तुम्हारे रुपए नहीं लूंगी। तुम लोग यूं भी परदेसी हो, दौर से आए हो मीर की शोहरत सुनकर। अपने मिलकमी किया याद लेकर जाओगे। इन दोनों ने बहुत इनकार किया, मगर इस अल्लाह की बंदी ने ओ हर किस्म उनको थमा ही दी। इसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत सी बातें पूछे। अब ये हैरान थे कि ये कैसी मुगना है जो घर आई माँ अकोलूटा ही है, कि ऐसा वाकया तो हमने कभी ना सुना था। उनके चेहरों पर हैरत देखकर वो बोली, बेटा तुम लोग क्यों गलत रास्ते पर कदम उठा रहे हो? अगर तुम मेरे हालात जान लो तो कभी इस गलत राह का रुख ना करो। इस औरत के मुंह से प्यार का लफ्ज़ सुनकर उनको बहुत बुरा लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके जिस्म से बिजली का बाहर लगा दिया हो। उनके एहसासात उनके चेहरों से मुतरश्शे थे। वो उनके दुख को महसूस कर चुकी थी। कहने लगी, बल मान गए, उठे कर जाने लगे हूँ, इसलिए कि मैं एक गलत जगह से हूँ।
जिससे मुआशरे के शुरफा नफरत करते हैं, लेकिन सैकड़ों लोग मीर उनुच गाना देखते और सुनते हैं, अपना कीमती वक्त और रुपया बर्बाद भी करते हैं। लेकिन कल रात मुझे पहली बार यह देखकर बहुत दुख हुआ कि तुम जैसे कम सुन लड़के भी आ जाते हैं, वो भी मेरे हम वतन। अभी तुम्हारी उम्र क्या है, न जाने क्यों तुम इस राह पर चले आए हो। ये तो तबाही की जगह है, जहाँ फिन के इस पर वो और भी बहुत कुछ होता है। उसकी नसीहत इनको बुरी थी। अमान बोल ही पड़ा, मैडम, हम वाज सुनने नहीं आए थे, चलो उठवा। मैं ये उठकर जाने लगे तो वो बोली, रुक जाओ, तुम लोग यूं नाराज होकर यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने तो खुद तुमको बुलाया था, तुम मेरे मेहमान हो, चाय पिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। मैं कभी ऐसे किसी को नहीं रोकती, लेकिन तुम पाकिस्तान से आए हो, इसलिए तुम लोगों से मुझे ख़ास अक़ीदत है। मेरे सारे अजीज़ व अकारिब, वालिदैन, भाई तहरीक पाकिस्तान में काम आ चुके हैं। काश तुम लोग मीर अहाल सुन लेते। अच्छा बताओ, तुम दोनों ने 12वीं का इम्तिहान कब दिया? अभी पिछले साल। अमीन और अमान ने एक ज़ुबान होकर कहा। आगे नहीं पढ़ना किया? इसने पूछा। देखेंगे, अभी तो भाई के बुलाने पर आए नहीं। इसके अपनायत से बात करने पर ये लोग बैठ गए। वो पास बैठकर ऐसे बातें करने लगी जैसे बहुत दिनों बाद कोई दुख सुनने वाला मिला हो। कहने लगी, अगर मेरी शादी मुनासिब उम्र में हो जाती तो आज मेरे बच्चे तुम्हारी उम्र के होते, मगर मैं बदनसीब तो शादी की उम्र से कब्ल ही माँ बाप और सब याबानों से बिछड़ गई थी। इन दिनों में सिर्फ 13 साल की थी जब बरसगीर में आग और खून की होली खेली जाने लगी। पाकिस्तान की तरफ हिजरत करते हुए रास्ते में मेरा काफिला अनार में बदकिस्मती से जिंदा बच गई। जख्मी और मुर्दा लोगों के ढेर में दबी हुई थी। एक सिख औरत मुझे उठा ले गई। इसके बाद वहां से यहाँ तक आने की दास्तान बहुत दर्दनाक और लंबी है, मगर देखो, जिस सरजमीन को पाने की खातिर हमारा कुंबा किट गया, इसी सरजमीन के फर्जंद होकर तुम कम सुन लड़के अपना गरा कदर सरमाया इस जगह लुटाते फिरते हो। ये मेरे लिए बहुत सदमे की बात है। वो ये कहकर रुपए। इसको अपने भाई और अपना कुंबा याद आ गया था। वो दोनों गुमसम कुछ देर इस सोगवार के पास बैठे रहे, फिर उठकर घर आ गए। इस रोज़ मेरा दियोर बहुत अफसरदा था। मैंने जब इससे अफसरदगी की वजह दरियाफ्त की तो इसने मुझे यह किस्सा सुनाया और कहा, भाभी, मैं इस औरत और उसके दुख भरे अंदाज को कभी नहीं भूल सकता। इसके पास बहुत से लोग गज़लें वगैरह सुनते जाते होंगे। सोचता हूँ कि इसने हमें ही क्यों अपना हाल दिल सुनाने को मुंतखब किया और हमारी ही शक्लों में क्यों से अपनों की शबाहत नजर आए। गाना सुना तो कोई जुर्म नहीं है और हम पहली बार गए थे, लेकिन इससे आगे भी कुछ ऐसे राज पोशीदा थे कि इसने गवारा न किया कि हम इस राह को चल पड़ी। तभी इसने हमारे कदमों को रोक दिया, और ये भी था कि सरवर जान ने उन लड़कों को कुछ इस तरह रोका कि फिर कभी ये किसी नाता जगह नहीं गए। जब भी ऐसा कोई ख्याल उनके दिल में आया, इस औरत के आंसुओं ने उनके इरादों का रास्ता रोक लिया और उन्होंने इसके बाद तालीम मुकम्मल की और शानदार मुस्तकबिल बनाने को अपनी सारी तवज्जो सिर्फ कर दी। आफरीन है इस औरत पर, जिसको लोग गाने वाली आना है इस मुगलिया कहकर मामूली सूरत समझते थे, मगर वो मामूली सूरत ना थी। शकराच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि जब तक कोविड की वबा ज़्यादा ज़ोर और शोर के साथ फैली रही, इस तमाम अरसे के दौरान डिजिटल मीडिया, जिसमें कंप्यूटर, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, तमाम ऐप्स और वेबसाइट्स वगैरह शामिल हैं, हमारे लिए बेहद मुफीद साबित हुई। डिजिटल मीडिया इस दौरान गोया बनी नौ इंसान के लिए लाइफ लाइन बना हुआ था। इन ज़राए की बदौलत हम घर बैठकर अपने प्यारों से राब्ते में रहे, ऑनलाइन सौदा सलफ और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें मंगवाते रहे। बच्चे मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर पर क्लासें अटेंड करते रहे। हत्ता के लाखों मुलाजमत पेशा अफराद वर्क फराहम होम की इजाज़त के तहत घर बैठकर दफ्तरी काम करते रहे, अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे। अगर कोविड की वबा 25 साल पहले आई होती तो हमें ये सब सहूलतें मुयस्सर न होत और हमें उनसे कहीं ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ता जितने नुकसानात हमें इस वबा के दौरान पहुँचे। हम और हमारे बच्चे इस एतबार से खुशकिस्मत हैं कि हम डिजिटल मीडिया के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मसला ये है कि तमाम साइंसी इजादात के जहाँ बहुत से फ़वाइद नज़र आते हैं, वहीं कुछ ना कुछ नुकसानात भी सामने आते हैं। अब जबकि हमें कोविड की वबा से काफ़ी हद तक छुटकारा मिला है और हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे
जिन्हें हमने सिर्फ ओबा के दौरान तालीम काम जारी रखने के लिए मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर वगैरह की मदद लेने की ताकीद की थी, वो अब भी हर वक्त फ़ोन, कंप्यूटर वगैरह के साथ चुपके दिखाई देते हैं। इनकी नज़रें हर वक्त किसी न किसी स्क्रीन पर जिमी होती हैं। जाहिर है, अब वो हर वक्त पढ़ाई या दफ्तर का काम तो नहीं कर रहे होते। अब हमें ये फ़िक्र सताती है कि कैसे हम उन लोगों को सेहतमंदाना मामूलात की तरफ वापस लाएं और हर वक्त डिजिटल मीडिया से छटे रहने की उनकी आदत से उन्हें कैसे छुटकारा दिलाएं। बेशुमार लोगों के लिए अब ये एक काफ़ी हद तक संगीन मसला बन चुका है। बच्चे हों या बड़े, जाहिर है यह हर एक के लिए एक नुकसानदेह आदत है। हर वक्त किसी न किसी स्क्रीन पर नज़रें जमाए रखने या किसी और दुनिया में खोए रहने के बहरहाल अपने असरात हैं जो हर गुजरते दिन के साथ वाज़ेह होकर सामने आ रहे हैं। इस मसले से निजात हासिल करने के लिए चंद मशवरे पेश खिदमत हैं। शायद ये आपके लिए मुफीद साबित हो सकें। अपनी ज़ात के अंदर झांके हालिया जायज़ों से ये बात सामने आई है कि कोविडोबा के काफ़ी हद तक ख़ात्मे के बाद भी हमारे बच्चे माजी यानी कोविडोबा से पहले वाले ज़माने के मुकाबले में किसी न किसी स्क्रीन के सामने 2 से 3 घंटे ज़्यादा गुजार रहे हैं। उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे रखने और अपने आप में उलझाए रखने के लिए बेशुमार चीज़ें डिजिटल मीडिया पर मौजूद हैं। गेम्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक और न जाने क्या कुछ मौजूद है। इन सब में गोआ मुकाबला जारी है कि कौन हमारे बच्चों और नौजवानों का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खा सकता है। अब तो ये बहुत मुश्किल हो गया है कि उन लोगों को सोफे का कोच से उठकर किसी काम के लिए बाहर जाने पर आमादा किया जा सके। ये आदत नई नस्ल की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। ये चीज़ अब एक संगीन मसले की सूरत इख्तियार करती जा रही है और हमें इस पर संजीदगी से तवज्जो देनी होगी। इस सिलसिले में मेरी पहली तजवीज़ तो ये है कि बच्चों और नौजवानों को इस ज़िम्मे में कोई हिदायत या नसीहत करने से पहले आपको खुद अपना जायज़ा लेने की अशद ज़रूरत है कि कहीं आप खुद भी गैर इरादी तौर पर बेधियानी में इसी आदत में तो मुब्तला नहीं। जाहिर है ये तो दीगरा नसीहत खुद रफ़ज़ीहत वाला मामला हो जाएगा। अगर खुद आप में ये आदत मौजूद हुई तो पहले इस्लाह की ज़रूरत आपको होगी। अपनी इस्लाह के बाद आप अपने बच्चों को नसीहत करेंगे तो इसमें ज़्यादा असर होगा। अगर आप में ये आदत है कि शाम को दफ्तर से घर आने के बाद आप फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं और अपनी फैमिली को वक्त नहीं देते, घर वालों के साथ बातचीत नहीं करते, तो फिर